गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार फिर कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहली क्लासेस में आप लोग पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशंस के बारे में जान चुके हैं। फिर आप लोग स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। फिर आप लोग बाइसीरियल कोरिलेशन के बारे में भी जान चुके हैं। फिर पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन, इसके बारे में भी आप लोग जान चुके हैं। फिर टेट्राकोरिक कोरिलेशंस, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर फाई कोएफिशिएंट, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल कोरिलेशन, है ना। पार्शियल कोरिलेशन, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके पहले के जो कोरिलेशन थे उसमें कुछ एजम्पशन होते हैं और कुछ कंडीशंस भी होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी पार्शियल कोरिलेशन निकालने के लिए भी इसमें भी कुछ एजम्पशन है। पहला एजम्पशन क्या है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा जो है ये लिनियर एंड कंटिन्यूअस है ना। ये क्या है, लिनियर है, और इनके जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल। साथ ही साथ ये जो है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएशन, यानी है ना प्रसरण की समजातीयता, ये तीनों ही चीज इसमें पाए जाते हैं। अगर ये तीनों चीज होंगे तो निश्चित तरीके से हम पार्शियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं। अब एक्चुअली पार्शियल कोरिलेशन होता क्या है ना। पार्शियल कोरिलेशन हम क्यों निकालते हैं, तो पार्शियल कोरिलेशन जो है, जब दो चरों के बीच आंशिक सहसंबंध वह सहसंबंध होता है जो तीसरे चर या अन्य चरों के प्रभाव को दूर करके उन दोनों के बीच के सहसंबंध को बताता है ना। तो जब इसमें क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को पार्शियली आउट करके किसी दो वेरिएबल के बीच सहसंबंध निकालना हो, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, पार्शियल कोरिलेशन निकालते हैं, है ना। जैसे अक्सर क्या होता है, दो चरों के बीच संबंध पर किसी तीसरे चर का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पहले दोनों चरों के बीच के संबंध का ठीक ठाक ज्ञान कठिन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे कि मान लिया कि बालकों के ऐसे समूहों के शारीरिक वजन यानी वेट तथा बुद्धि के बीच सहसंबंध ज्ञात करना चाहते हैं जिसमें भिन्न भिन्न आयु के बच्चे हैं, है ना। अगर आप ये देखना चाहते हो कि जैसे कि मान लिया कि जो वेट है, बच्चों के जो फिजिकल वेट है और इंटेलिजेंस के बीच क्या सहसंबंध है, आप ये देखना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसमें भिन्न भिन्न आयु के बच्चे हैं, जो एज ग्रुप होगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट बच्चे के जो एज ग्रुप होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। तो यहाँ क्या होंगे, आयु एक ऐसा चर है जिसका प्रभाव बुद्धि तथा शारीरिक वजन के बीच संबंध पर पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर मान ली कि जिनका एज ज्यादा है उनका वेट ज्यादा होगा, जिनका एज कम है उनका वेट कम होगा, है ना। तो यहाँ पे हमको साफ साफ ये पता चल जाता है कि जो एज है ना, एज यानी आयु जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसका प्रभाव किस पे, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस तथा वेट के बीच संबंध पर पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ एक ऐसी विधि की आवश्यकता है, यानी एक ऐसे कोरिलेशन मेथड की आवश्यकता है जो तीसरे चर यानी जैसे आयु, एज के प्रभाव को रोक करके शेष दोनों चरों जैसे वजन तथा बुद्धि के बीच वास्तविक संबंध को बतला सके। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पार्शियल कोरिलेशन का यूज करते हुए जो एज के प्रभाव है, जो आयु के प्रभाव को हटाकर, है ना, जो तीसरा वेरिएबल यहाँ पे मेरा क्या है, पहला वेरिएबल आपका क्या हो गया, फिजिकल वेट, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया आपका इंटेलिजेंस, और जो तीसरा वेरिएबल वो क्या है, एज ग्रुप, बच्चों का एज ग्रुप। तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कि एज ग्रुप जो है, जो एज है, बच्चों का जो एज है वो उन दोनों वेरिएबल के बीच, पहला वेरिएबल जो आपका फिजिकल वेट है और दूसरा वेरिएबल जो आपका इंटेलिजेंस है, उस पे इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, उसको इसके प्रभाव को, आपका जो एज ग्रुप है इसको प्रभाव को रोक करके इन दोनों वेरिएबल के बीच यानी फिजिकल वेट और आपका जो है इंटेलिजेंस के बीच के बीच वास्तविक सहसंबंध को आप बतला सके। तो ऐसा कंडीशंस में आप क्या करोगे, इसी सहसंबंध विधि को हम क्या कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन मेथड कहते हैं। यानी वो हो जाता है क्या, आंशिक सहसंबंध विधि।
है ना। तो जब आप अगर आपके पास 3 वेरिएबल हो और किसी एक वेरिएबल को पार्शियली आउट करते हुए उन 2 वेरिएबल के बीच सहसंबंध देखना हो तो उस कंडीशंस में आप क्या करोगे, पार्शियल कोरिलेशन निकालोगे, है ना। उस कंडीशंस में आप क्या करोगे, पार्शियल कोरिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पार्शियल कोरिलेशन निकालने के लिए आप देखिए फॉर्मूला है ना। जैसे आपके पास 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल क्या है 1 2 3, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। आपके पास देखिए 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया हूं, देखिए पहला जो फॉर्मूला है R12 है ना, R12.3, यानी तीसरे वेरिएबल को हम पार्शियली आउट करते हुए इन 2 वेरिएबल के बीच, पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल के बीच में संबंध देखना चाहता हूं। तो यहां पे इक्वल टू हो जाएगा R12 माइनस R23 इन डॉट R13 रूट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस R23 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ये, R23 का जो वैल्यू होगा इसका स्क्वायर है माइनस R13 का स्क्वायर। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि देखिए यहां पे कितना क्या है R12 है ना, ऊपर में देखिए ये क्या है R12 है, और R12 के बाद आप क्या कर रहे हो R12 माइनस R23 है ना, R12 यहां पे देखिए क्या है R12 माइनस ये देखिए R23 है, और फिर ये क्या है R13। तो यही दोनों चीज को यहां पे देखिए रूट अंडर 1 माइनस R23 का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट 1 माइनस R13 का स्क्वायर, मतलब यही दोनों को आप एक से रूट डाल के एक से घटा रहे हो। तो जब आपके पास 3 वेरिएबल दिया हुआ हो, यानी मान लीजिए 1 को हम वेरिएबल 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 को हम वेरिएबल 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी वेरिएबल, और थर्ड को तीसरी वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब आपसे कहा जाए कि तीसरी वेरिएबल को पार्शियली आउट करते हुए पहला और दूसरा वेरिएबल के बीच कोरिलेशन निकाले, तो ऐसा कंडीशंस में जब फॉर्मूला यूज करोगे तो वो फॉर्मूला हो जाएगा ये R12 माइनस R23 डॉट R13 रूट अंडर 1 माइनस R23 का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट 1 माइनस R13 का स्क्वायर। सेम एज इट इज अब आपको करना है क्या, आपको दूसरा वेरिएबल यहां पे देखिए R13 है, R13.2, यानी अब वेरिएबल 2 को पार्शियली आउट करते हुए 1 और 3 के बीच आपको कोरिलेशन निकालना है। तो यहां पे क्या होगा R13 माइनस R12 डॉट R23 और फिर रूट अंडर 1 माइनस R12 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस R23। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे आपका क्या है 1 3, ये जो है ना जिन दोनों के बीच आपको कोरिलेशन निकालना है ना, यहां पे देखिए R13 निकालना है, तो यहां पे हो जाएगा R13 और फिर एक बार माइनस 1 के साथ 2 को और फिर 3 के साथ 2 को। तो यहां पे हमने R12 और असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो यहां पे पहले 1 फिर 2, फिर इसी तरह से इसको अच्छे मतलब 2 के बाद 3 होता है, इसलिए हम अपने तरीके से 2 के बाद 3 लिखे 2 3, ये जो है आपका है 2 3 है ना। उसी तरह रूट अंडर रूट डाले और रूट के बाद आपका क्या हो गया है ना, रूट डाल दिए यहां पे, और रूट के बाद आपको देखिए यहां पे दिखा रहे हैं हम कितना 1 माइनस है ना, रूट हो गया 1 माइनस R12 का स्क्वायर, यहां पे आप देख सकते हैं R12 का स्क्वायर है ना, फिर ब्रैकेट 1 माइनस R23 का स्क्वायर। एज इट इज सेम वैसे ही जब आपको यह निकालना है कि 2 3, जब आपको वेरिएबल 1 को पार्शियली आउट करते हुए वेरिएबल 2 एंड 3 के बीच, यहां पे देखिए वेरिएबल 2 एंड 3 के बीच आपको कोरिलेशन निकालना है वेरिएबल 1 को पार्शियली आउट करते हुए, तो यहां पे इक्वल टू क्या हो जाएगा R23 माइनस R12 डॉट R13 रूट अंडर 1 माइनस R12 का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस R13 का होल स्क्वायर। तो जब आप यहां पे देख सकते हो एक साथ ये 3 फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है कि जब आप थर्ड वेरिएबल को पार्शियली आउट करोगे तो कैसा किस टाइप का फॉर्मूला यूज होगा। पहला फॉर्मूला यूज होगा जब आप क्या कहते हैं वेरिएबल 2 को पार्शियली आउट करोगे तो दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, और जो वेरिएबल 1 को आप पार्शियली आउट करोगे तो ऐसा कंडीशंस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा थर्ड वाला फॉर्मूला, है ना। इसके बाद देखिए यहां पे हम एक बार फिर और एक जो आपका कोरिलेशन है
वो है मल्टीपल कोरिलेशन। पार्शियली कोरिलेशन के बाद ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये मल्टीपल कोरिलेशन का जो वैल्यू होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फिर इनका भी एक ये एजम्पशन है कि ये लिनियर एंड कंटिन्यूअस होते हैं। इनके जो कोरिलेशन होंगे ये लिनियर कोरिलेशन होंगे, जिसको एक रेखा के रूप में दिखा सकते हैं आप। और फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल होंगे, इसमें सतत चर होंगे, जिसको सूक्ष्म से सूक्ष्म भागों में बांटा जा सकता है। फिर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यानी विसरण की समजातीयता। तो ये क्या कहते हैं, आपने अभी पार्शियल कोरिलेशन के बारे में देखा, और इसमें ये कहता है मल्टीपल कोरिलेशन में कि एक आश्रित चर यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल तथा दो या अधिक स्वतंत्र चरों के बीच सहसंबंध निर्धारित करने वाली विधि को मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं, है ना। विधि को क्या कहते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, है ना, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के बीच सहसंबंध निर्धारित करने वाली विधि को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल बहुसंबंध कोरिलेशन कहते हैं, ठीक ना। रेबर एंड रेबर का एक डिफिनेशन है कि एक चर तथा दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के संबंध को बहुसंबंध कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन में, इसमें क्या आता है कि जिसमें किसी एक चर का दो या दो से अधिक संयोजित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात करना पड़ता है। यानी किसी एक वेरिएबल पर दो या दो से अधिक चरों के कंबाइंड, है ना, कंबाइंड ये दोनों ही चर को मिलाने के बाद उनका क्या किस टाइप से रिलेशन होगा, इस टाइप का हम जब संबंध देखना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी मैंने कहा कि इसमें एक वेरिएबल को पार्शियली आउट करते हुए, पार्शियल कोरिलेशन में मैंने ये कहा कि किसी एक वेरिएबल जो होता है उसको हम पार्शियली आउट करते हुए दो वेरिएबल के बीच संबंध देखते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, किसी एक वेरिएबल पर दो या दो से अधिक वेरिएबल का संयुक्त प्रभाव को देखते हैं, है ना, के संयुक्त प्रभाव को देखते हैं कि किसी एक वेरिएबल पर दोनों वेरिएबल का संयुक्त प्रभाव किस टाइप से पड़ रहा है। उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन निकालते हैं। अब हम आइए देखते हैं मल्टीपल कोरिलेशन के कुछ फॉर्मूले। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है मल्टीपल कोरिलेशन। तो यहां पे देखिए आर है ना, ये जो है आपका आर है ना, आर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला आप यहां पे इस टाइप से देख सकते हैं, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहां पे जब आर 1 है, आर वेरिएबल 1 पे 2 और 3 का संयुक्त प्रभाव हम देखना चाहते हैं, आर डॉट, है ना, आर 1.23, यानी ये 2 3 को मैंने गोल कर दिया हूं, यानी ये दोनों का संयुक्त प्रभाव आर पे कैसा है। ये आर यहाँ पे ये 1 है, 1 डॉट, ये 1 हो गया, फिर डॉट, फिर ये 2 है, और ये जो है ये 3 है। तो ये 2 और 3 जो है इनका हम संयुक्त प्रभाव देखना चाहते हैं। तो यहां पे हो जाएगा रूट देंगे, फिर यहाँ पे R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2R12, फिर R13, फिर R23, है ना। फिर नीचे बटे 1 माइनस R23 का स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर होगा। ये जो R23 है, ये वाला जो है ना, ये जो है R23 का स्क्वायर ऊपर में, ठीक है। यहां पे स्क्वायर्स नहीं होगा, यहां पे स्क्वायर्स नहीं देना है आप लोग को, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसी तरह से यहां पे जो है, जो दूसरा कंडीशन से ये वेरिएबल 2 पे, पहला में क्या देखा मैंने कि वेरिएबल 1 पे 2 3 का संयुक्त प्रभाव को मैंने देखा। अब यहां पे वेरिएबल 2 पे 1 और 3 का संयुक्त प्रभाव मैं देखना चाहता हूं। देखिए 2.13 है, यानी 1 और 3 का संयुक्त प्रभाव जब हम 2 पे देखना चाहेंगे वेरिएबल 2 पे, तो ऐसा कंडीशंस में आपका हो जाएगा R1 रूट डालेंगे, फिर R12 का स्क्वायर, फिर प्लस R23 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2R12 R23 और फिर R13 बटे 1 माइनस R13 का स्क्वायर। सेम इसी तरह यहां पे देखिए, जब हम क्या करेंगे R3 यानी
मल्टीपल कोरिलेशन वेरिएबल 3 पे जब 1 और 2 का हम संयुक्त इफेक्ट देखना चाहते हैं, इन दोनों के बीच संबंध, दोनों का संयुक्त प्रभाव देखने चाहते हैं वेरिएबल 3 पे, तो वैसा कंडीशंस में आपका हो जाएगा R13 का स्क्वायर प्लस R23 का स्क्वायर माइनस 2R13 फिर R23 R12 बाटे 1 माइनस R12 का स्क्वायर और फिर ये रूट। यहां पे एक चीज आप ध्यान देखिए, तीनों जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, यहां पे देखिए क्या है, यहां पे शुरुआत में क्या है, ये देखिए 1 है ना, 1 और ये 1 हो गया, फिर यहां पे कितने हैं 2 और 3, 1 डॉट, ये जो है इस टाइप से लिखना है आपको, ये आप लिख सकते हैं यहां पे 1 ऐसे करके 1 डालिए और फिर ये 2 और 3 ऐसा है ना, ऐसा है R1 और 3 और ये ऐसे करके हम ऐसा दिए हैं, ठीक, ऐसे आपको लिखना है R1.23, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो है, तो एक बार हम क्या लिखे, जब लिखे तो यहां पे R12 एक बार 1 के साथ 2 को दिए, फिर प्लस R1 के साथ 3 को दिए, है ना। देखिए 1 जो है जिसका हम चूंकि 2 और 3 का कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहते हैं 1 पे, तो एक बार R को R12 स्क्वायर हो गया, फिर R13 स्क्वायर हो गया, फिर माइनस पहला R12 है, फिर 13 है, अब बचा क्या 12 हो गया, 13 हो गया, अब 23 बचा, ये यहां पे लिख दिए R23, फिर बटे 1 माइनस ये जो यहां पे दोनों लिखे हैं R12 का स्क्वायर लिखे हैं प्लस R13 का स्क्वायर लिखे हैं, तो बचा है 23, तो यहां पे 1 माइनस R23 का स्क्वायर होगा। एज इट इज इसमें भी देख लीजिए, सेम वैसे देखिए R यहां पे 2 है 1 है, तो 2.13 है, तो एक बार R12 हो गया और एक बार R23 हो गया, है ना। ये इसको आप 2-1 कीजिए, 1-2 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं ऑलरेडी नंबर्स में हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, इसलिए मैं पहले आने वाले संख्या को पहले रखा हूं, है ना। तो यहां पे फिर हो गया, देखिए ये 1-3 है, तो आपको ये ध्यान देना है कि 1-3 का संयुक्त प्रभाव हम किस में देखना चाहते हैं, वेरिएबल 2 पे, तो उसी को हम 1 के साथ उसी को माइनस करेंगे R13 को, तब आप इस कोड के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। तो यहां पे देख सकते हैं कि आपका ये चीज है कि पार्शियली कोरिलेशन में आप क्या करोगे, है ना। पार्शियली कोरिलेशन में हम किसी एक वेरिएबल को पार्शियली आउट करते हुए, एक वेरिएबल को आउट करते हुए, पार्शियली आउट करते हुए उन दोनों वेरिएबल के बीच हम सहसंबंध देखते हैं। जबकि मल्टीपल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं कि किसी एक चर पर, है ना, कोई एक वेरिएबल का, किसी एक चर का 2 या 2 से अधिक चरों के संयुक्त प्रभाव, है ना, संयोजित चर के बीच उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट के बीच क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को हम मल्टीपल कोरिलेशन में देखते हैं। तो बस यही है क्या कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। इसके अलावा हमारे और कुछ कोरिलेशन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। यहां पे देखिए ये है कंटीजेंसी कोफिशिएंट, है ना, कंटीजेंसी कोफिशिएंट, इनके जो एजम्पशन है, इसके लिए जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का होना जरूरी नहीं है, साथ ही साथ ये नॉन लीनियर होते हैं, है ना, लिनियर नहीं होते, नॉट लीनियर, तो दैट मीन्स ये कर्वी लीनियर होते हैं। और इस टाइप के कहते हैं कोफिशिएंट, कंटीजेंसी कोफिशिएंट निकालने के लिए जो डेटा का जो जरूरत है वो है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में डेटा होना चाहिए। साथ ही साथ कर्विलिनियर कोफिशिएंट जो है, इनमें क्या होता है कि दोनों ही वेरिएबल जो होते हैं वो कंटिन्यूअस में होते हैं, और ये ऑलरेडी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कर्विलिनियर है ना। तो ये नॉट लीनियर, इसमें दैट मीन्स ये जो होते हैं, इसमें दोनों ही वेरिएबल क्या कहते हैं, जो ये इसमें रेखीय सहसंबंध नहीं होता है, ये कर्विलिनियर होता है, यानी इसमें वक्रीय सहसंबंध होता है। तो आज ये जो क्लास था कोरिलेशन का, हमारा लास्ट क्लास था, तो एक बार फिर से आप लोग शुरू से देख लीजिए कितने आप लोग कोरिलेशन के बारे में स्टडी किए, है ना। तो शुरुआत में आप लोग देख सकते हैं कि कोरिलेशन एंड ओवरव्यू, है ना, दैट मीन्स यहाँ ये जो क्या कहते हैं, जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, क्योंकि अक्सर जब आप जूनियर लेवल में थे, जब आप क्लास 11-12 में थे, या जब आप क्लास मैट्रिक में थे, तो उस ड्यूरेशन में सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता था प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन एंड रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किसने दिया, पियर्सन ने, और क्या कहते हैं रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को किसने दिया, स्पीयरमैन ने। तो इतना ही तक स्टडी करते थे, लेकिन इसके बाद यहां पे देख लीजिए आप लोग एक बार फिर ओवरव्यू, यहां पे ये है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। इसके बाद जो है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, जो आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, 11-12 में पढ़े होंगे, ऑलरेडी लोअर लेवल में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके बाद जितने सारे कोरिलेशन है, ये जो है ये एडवांस्ड कोरिलेशन है, उच्च सहसंबंध माने जाते हैं, है ना। तो इसमें आपने बाइसीरियल कोरिलेशन के बारे में पढ़ा,
फिर बाइसीरियल कोरिलेशन पढ़ने के बाद आपने पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद आपने टेट्राकोरिक, है ना, टेट्राकोरिक कोरिलेशन के बारे में आपने पढ़ा। फिर इसके बाद आपने फाई कोफिशिएंट कोरिलेशन के बारे में पढ़ा। और फिर आपने पार्शियल कोरिलेशन के बारे में आज जाना, इनका बेसिक एजम्पशन क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है। और फिर आपने मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में पढ़ा, है ना। और फिर आप कंटीजेंसी कोफिशिएंट्स के बारे में भी जानकारी हासिल किया। और फिर कर्वी लीनियर कोफिशिएंट के बारे में भी जानकारी हासिल किया। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल कोरिलेशन से रिलेटेड, पार्शियल कोरिलेशन निकालेंगे, आपके सामने प्रॉब्लम होगा और उस प्रॉब्लम को आप लोग सोल्व करेंगे। एज इट इज वैसे ही मल्टीपल कोरिलेशंस में भी आपके पास क्या कहते हैं, आपके सामने प्रॉब्लम होंगे और आप सोल्व करेंगे। थैंक यू। तो आपसे एक बार फिर ये कि मैंने जितने सारे कोरिलेशन पढ़ाए हूं, अक्सर ये सारे आपके एमएड एग्जाम में भी कहीं न कहीं से आपके कोरिलेशन पूछे जाएंगे। चाहे आपका आप क्या कहते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम लिखो या तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिखोगे, तो उस ड्यूरेशन में भी ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखा कि हर कोरिलेशन, जितने चाहे वो लोअर लेवल का हो या तो एडवांस लेवल का कोरिलेशन हो, आप देखे होंगे कि हर फेज में यूजीसी नेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको काफी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज का आपको जानकारी हासिल करना पड़ेगा। बेसिकली जो है कि फॉर्मूला पूछे जाते हैं या उनका एजम्पशन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज आप ध्यान से जब पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है। मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी बता देता हूँ, थ्योरी के बाद मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप घर में बैठे हैं, घर में बैठ के आप किसी भी स्टैटिस्टिक्स का किताब एक उठा लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। 1 क्वेश्चन बनाइए, 2 क्वेश्चन बनाइए, 3 क्वेश्चन बनाइए, 4 क्वेश्चन बनाइए। फिर देखिए आप में जो है आपको आपके अंदर एक एस्पिरेशन आएगा, फिर आप अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हो। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये जितने सारे स्टैटिस्टिक्स है, ये जो भी कोरिलेशन है एडवांस लेवल के, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है। दरअसल क्या होते हैं कि जब आप लोग आते हो एमएड स्टूडेंट्स है, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट बैकग्राउंड का है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो साइंस के होंगे, वो काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो लिटरेचर के हैं, जिनका मैथ से कोई संबंध नहीं है, उनको शुरुआती दौरे में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर अपने आप में आप अच्छे महसूस करने लगोगे। तो सबसे बड़ा बात ये है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे आप रट नहीं सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप किसी भी स्टैटिस्टिक्स का एक किताब उठा लो, बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स की किताब है ना, मेजरमेंट एवोल्यूशन, आप एसपी गुप्ता का आप किताब ले सकते हो, हेनरी गैरेट की आप किताब ले सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टैटिस्टिशियन है, किसी भी किताब को आप उठा लो और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, बारी बारी से एक एक चीज को सोल्व करो। क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये सिर्फ ना आज एमएड कोर्स के लिए आपके लिए फायदेमंद है, इन फ्यूचर जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, उस ड्यूरेशन में भी जब आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करोगे, जब अपने स्टूडेंट्स को डिजर्टेशन कराओगे, उस ड्यूरेशन में भी कौन सा स्टैटिस्टिक्स लगाना है, कैसा कोरिलेशन लगेगा, कैसा एजम्पशन है, किस कंडीशंस में आप प्रोडक्ट मोमेंट लगाओगे, किस कंडीशंस में आप रैंक ऑर्डर लगाओगे, किस कंडीशंस में आप बाइसीरियल लगाओगे, कब आप पॉइंट बाइसीरियल लगाओगे, कब आप फाई कोफिशिएंट लगाओगे, कब आप टेट्राकोरिक लगाओगे, किस कंडीशन में पार्शियल लगाओगे, किस कंडीशन में मल्टीपल लगाओगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, काफी रिवीजन करोगे और डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।